गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से फिर हम बायोलॉजी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लास 11th का है ये, ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक चैप्टर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर की क्या कुछ है। जैसे कि इसमें बताया गया है, ब्रीदिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस for all living beings as they derive energy from it to perform various activities। ठीक है, इसने बोला है कि जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही जरूरी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत ही जरूरी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस होती है हमारी रेस्पिरेशन की। अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है। फर्स्टली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन, जब एटमॉस्फेरिक जो एयर है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जब उसका एटमॉस्फेयर में क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होगा और हमारे बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा, तभी क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कब बाहर निकलेगी, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो और हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो। कोई भी प्रोसेस है वो किस पे चलती है, कंसंट्रेशन के ऊपर चलती है कि क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होना चाहिए, एक जगह ज्यादा तो एक जगह कमी जरूर होनी चाहिए, तभी वो प्रोसेस काम करती है। तो देखिए, इसने बोला है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे फर्स्टली हम कि कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन में आते हैं हमारे, जैसे नोज आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद हमारा क्या आता है, लंग्स में चली जाती हैं, जो ट्रैकिया डिवाइड होकर नीचे आके वो लंग्स में, दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद एल्वियोलाई आ जाती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट हैं जो इंक्लूड होते हैं। देखिए, फर्स्ट आता है अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, यानी कि अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, यानी कि जो हमारी नाक है, यानी कि उनका एक पेयर है ना, ठीक है, नोस्ट्रिल के पेयर। फिर आता है एक फेरिंग्स, एक होता है लैरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स ओपन होगा ट्रैकिया के अंदर, फिर ट्रैकिया है, फिर वो अंदर इनके लंग्स के अंदर जाके प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है, एंड देन लंग्स, एल्वियोलाई एंड हार्ट। ठीक है, ये चीजें होती हैं हमारी क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पार्ट्स होते हैं ये सारे। देखिए, अब देखते हैं आगे, इन सब पार्ट्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एक बार इन पार्ट्स को हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, क्या दिखा रखा है डायग्राम में। देखिए, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखिए, फर्स्ट बात करेंगे हम नोज की, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो हम ऑक्सीजन है वो अंदर इनहेल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी और फिर वो किस में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लैरिंग्स से फिर वो किसके अंदर आएगी, जो कार्टिलेज का बना हुआ हमारा ट्रैकिया है उसके अंदर आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि वो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कौन से, जो एटमॉस्फेयर वाली, जिसकी एटमॉस्फेयर में अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे लंग्स के, हमारी बॉडी के। ठीक है, वो आई ट्रैकिया के थ्रू किस में जाएगी, फिर वो, इसने बोला ना कि क्या लिखा हुआ है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकी के अंदर जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकी से सेकेंडरी ब्रोंकी के अंदर जाएगी, सेकेंडरी से फिर वो टर्शियरी ब्रोंकी के अंदर जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आ गई है अब एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक गुब्बारे की तरह होती है, देखो इस तरीके से होती है एल्वियोलाई हमारी। ठीक है, इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन एंटर करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी, और CO2 इसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करेगी, इसके किसके थ्रू, वॉल्स के थ्रू, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये चीज होगी, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस होगा यहाँ पे, डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को रख देते हैं, तो जो गुब्बारे की जो वॉल होती है, ठीक है, उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर कर आएगी और जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस वॉल के थ्रू ही बाहर जाएगी, तो ऐसे एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला है कि ये है राइट लंग्स,
ये है इसके रिब्स जिसके अंदर हमारे जो लंग्स फिट रहते हैं, ठीक है। ये है लेफ्ट लंग, ठीक है, ब्रोंकी का काम हो गया। अब आता है डायफ्राम क्या होता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, डायफ्राम है। ये थोड़ा सा देखो, अब क्लियर दिखेगा आपको। ये जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो ये डायफ्राम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कभी ऊपर खींचता है तो कभी रिलैक्स करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कभी रिलैक्स करता है। ये डायफ्राम का फंक्शन होता है। डायफ्राम में ये एक फंक्शन और प्ले करता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे अदर जो एब्डोमेन में जो पार्ट होते हैं, स्टमक है, ठीक है, उन सबको क्या करता है, हमारे लंग से सेपरेट करता है, ठीक है। एक दीवार की तरह एक फंक्शन प्ले करता है यहाँ पे। अब देखिए, अब इससे आगे क्या है, इससे आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है। फर्स्टली देखिए, हम कैसे सांस लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है और कैसे CO2 बाहर आती है, इस चीज का देखिए। पहले बताया इसने पॉइंट कि जो द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड CO2 रीच एल्वियोलर इज रिलीज्ड। इसने बोला कि पहले क्या होगा, जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारी सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या बोला, इन द नेक्स्ट स्टेप द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, यानी कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन अंदर आएगी मेम्ब्रेन के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस होती है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है स्टेप, द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का, और किसका, CO2 का। किसके अक्रॉस, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अक्रॉस। समझाते हैं इस बात को। जैसे कि सोच के चलते हैं हम, मान लिया ये एक सेल है, सेल की बात करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक सेल है ये, जिसके अंदर क्या है, CO2 की अमाउंट ज्यादा है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी। तो इसने बोला ना कि डिफ्यूजन होगा किसका, सॉरी ट्रांसपोर्ट होगा किसका, ऑक्सीजन का और CO2 का, किसके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये हमारी ट्रांसपोर्ट वाली, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू जो हुई है, ट्रांसपोर्ट की बात हुई है। फिर इसने बोला है द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 देन अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, यानी कि जो डिफ्यूजन होगा किसका, ऑक्सीजन का, और किसका, CO2 का। किसके अक्रॉस होगा, मतलब किस, ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। मीन से जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो वो हमारे ब्लड के, यानी कि हार्ट के पास गया, हार्ट में से मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। वो अब कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा तो ब्लड जो टिश्यूज हैं उनके अंदर जाएगा, तो टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगी, बाहर आ जाएगी और CO2 उनके अंदर चली जाएगी। ये भी किस प्रोसेस से होता है, ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। फिर इसने नेक्स्ट पॉइंट बताया है द CO2 इज यूटिलाइज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीजेस एनर्जी एंड CO2। अब क्या होगा, उस ऑक्सीजन का जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल गई है, वो जो भी उसका फंक्शन होगा, जहां भी उसका काम होगा, वो फंक्शन प्ले करेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी, ठीक है, और एनर्जी रिलीज कर देगी और CO2 हमारे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, ये पूरा बताया हमें, ठीक है। इससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं आगे क्या है।
इसने मैकेनिज्म बताया है कि मैकेनिज्म कैसे होता है। वो तो क्या थी, पहले पढ़ा था हमने, प्रोसेस थी, ठीक है, ये मैकेनिज्म है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि कैसे होती है, मैकेनिज्म कैसे चलता है। देखिए इसने बोला द रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड द ब्रीदिंग मैकेनिज्म आर टू डिफरेंट टाइप, यानी कि दो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। एक तो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, साथ के साथ क्या होते हैं, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। देखिए लाइक द रेस्पिरेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप, तो ब्रीदिंग भी क्या करती है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है टू स्टेज, एक होता है इंस्पिरेशन एंड एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन का मीनिंग क्या है, इनहेल करना ऑक्सीजन को, और एक्सपायरेशन क्या होता है, CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। तो देखिए इसने बोला व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन विद इन, यानी कि इट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, एंड व्हेन एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट इट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। यानी कि जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इंस्पायरेशन, और जब हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी CO2 को बाहर निकाल देती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, राइट। अब आगे है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, यहाँ पे पल्मोनरी का मीनिंग होता है लंग्स, ठीक है, यानी कि लंग्स, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू लोअर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मैकेनिज्म को। हम क्या बोला इसने, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, यानी कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, किस वजह से, क्योंकि जो इंट्रा यानी कि पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। ऑन द अदर हैंड जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो डिक्रीजेस, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो मेन बात है, ठीक है। यानी कि मैं रिपीट कर देती हूँ, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम होगा, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस वजह से इंक्रीज होगा, क्योंकि जो हमारा लंग्स है यानी कि जो पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं यानी कि जब हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से CO2 बाहर निकलती है तो उस टाइम पे पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि उस टाइम पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए द पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस and decreases due to the contraction and relaxation of the diaphragm and intercostal muscles, इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि जो रिब्स के अंदर होती है, बीच में होती है, ठीक है। इसने बोला है कि जो पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और एक बार डिक्रीज होगा, और इंक्रीज डिक्रीज किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम, अभी बताया था मैंने डायग्राम के अंदर, जो हमारा डायफ्राम होता है वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और वो डिक्रीज होगा। देखिए अब आगे ये बता रखा है इसमें, देखिए इसमें बता रखा है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मीनिंग क्या बताया, इनहेलेशन या फिर ब्रीदिंग इन, एंड एक्सपायरेशन का मीनिंग बताया एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट, यानी कि सांस को अंदर लेना इंस्पायरेशन, सांस को बाहर निकालना एक्सपायरेशन। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर की तरफ खींचना क्या होगा, इनहेलेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर आना एक्सपायरेशन होगा। देखिए जब एयर अंदर की तरफ आती है, ठीक है, तो देखिए ये लंग्स की बात कर लेते हैं हम, तो लार्जर वॉल्यूम लोअर्स एयर प्रेशर एंड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लार्ज वॉल्यूम होगा, लोअर एयर प्रेशर होगा, बिलो द एटमॉस्फेरिक। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ये बात। अंदर कब जाएगी ऑक्सीजन, जब हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर जाएगी ऑक्सीजन,
ठीक है, तो इसने बताया ना लार्ज वॉल्यूम होगा लेकिन एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिब्स मूव अपवर्ड्स, हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स के साइड में जो रिब्स हैं वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एंड बाहर की तरफ क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। जो डायफ्राम मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो साइज में क्या है, ये यहाँ से ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम मसल्स हैं, ये डायफ्राम था हमारा। ठीक है, मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसने बोला मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, एक्सपायरेशन के अंदर देखिए, एक्सहेलेशन एंड ब्रीदिंग आउट, मतलब क्या होगा, फोर्स लगेगी, फोर्स से एयर बाहर जाएगी तो वॉल्यूम को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। यहाँ पे देखो लार्ज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज एयर प्रेशर अबो एटमोस्फियरिक, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका एयर प्रेशर कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू किसके, एटमोस्फियर के। इसमें फिर क्या होगा, रिब्स मूव इनवर्ड, यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिब्स अपवर्ड मूव कर रहे थे और यहाँ पे क्या इनवर्ड मूव करेंगे एंड डाउनवर्ड्स मूव करेंगे। यहाँ पे आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहे थे, ये नीचे की तरफ जाएंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगी और डायफ्राम है रिटर्न टू द डोम पोजीशन, वैसे ही पोजीशन, इस तरीके की पोजीशन में आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो फ्लैटन हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा उठा हुआ हो जाएगा। तो ये किस केस में होगा, हमारा एक्सपायरेशन के, राइट, आया समझ में। इससे आगे देखते हैं, इसने क्या बताया है, अब आता है हमारा सबसे मेन जो क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से तो हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन डिफाइन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि इन कैपेसिटीज में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, फर्स्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको समझ में आया मैकेनिज्म, ओके। तो आगे देखिए, अब है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। देखिए, अकॉर्डिंग टू चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द रेस्पिरेशन प्रोसेस इंक्लूड्स फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म आती हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। पहली टर्म है टाइडल वॉल्यूम। क्या है, टाइडल वॉल्यूम, जिसको किससे डिनोट करते हैं, टीवी से डिनोट करते हैं, टाइडल वॉल्यूम टीवी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या बताया, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ, यानी कि एक सांस में हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल, हमने निकाल भी दी और अंदर भी ले ली हमने, ठीक है, अंदर भी इनहेल की है और बाहर भी निकाल दी। तो नॉर्मल यानी कि एक सांस में इंस्पायर कर देना और एक्सपायर कर देना, बाहर निकाल देना और अंदर की तरफ खींच देना, वो हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। और एक ह्यूमन एडल्ट वो कितने करता है, कंसिडर करके चलते हैं 500 ml नॉर्मल रेट जो इसका, ठीक है। 500 ml जो होता है टीवी होता है, टीवी का मीनिंग क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल यानी कि एक अडल्ट ह्यूमन है, वो एक बार में मतलब कितने 500 ml सांस लेता है और छोड़ता है, उसका टाइडल वॉल्यूम ये होता है, राइट। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें क्या बताया, देखिए इसको हम IR से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IR से डिनोट करेंगे। इसमें क्या बताया है, इट इज द फोर्सेबल, यानी कि फोर्सफुली कह सकते हैं इस बात को, इंस्पायरेशन और द एडिशनल एयर वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है। यानी कि एक तो हमने क्या किया, इसको कह सकते हैं कि जो हम खींच के सांस लेते हैं ना, देखो फर्स्ट टीवी में तो क्या था कि हमने नॉर्मल सांस लिया था, पता भी नहीं लगता हमें, ठीक है, ऐसे खींच के सांस लेते हैं, ठीक है, फोर्सेबल सांस लेते हैं जो, ठीक है, वो होता है हमारा क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इट कैन बी बिटवीन 2500 ml टू 3000 ml, इसके बीच में ये होता है। अब आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इंस्पायरेटरी में तो क्या किया हमने, फोर्सफुली सांस अंदर की तरफ खींचा है, इसमें क्या करेंगे,
इट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद हम ऐसे सांस छोड़ देते हैं नाक से ऐसे करके, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये देख लीजिए, इसकी जो वॉल्यूम होती है इनकी, इसका जो ये हो सकता है 1200 ml से, ठीक है, इन एडिशन टू 500 ml। उसके बाद आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको आरवी से डिनोट करते हैं, ठीक है, आरवी से डिनोट करते हैं। इसका देखिए, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी कि जैसे हमने जोर लगा के, फोर्स लगा के हमने सांस को बाहर निकाल दिया है, तो सांस को बाहर निकालने के बाद जो हमारे लंग्स में जो बच गई है ना जो एयर, उसके वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल इसको हम याद रख सकते हैं जैसे रेजिड्यू, ठीक है, रेजिड्यू क्या मीनिंग क्या होता है, इनके जो बचा हुआ होता है, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम छानते हैं जब चाय को छलनी से, तो छलनी में जो चाय पत्ती या फिर जो अदरक वगैरह हमने जो भी डाली है वो छलनी के ऊपर रह जाता है, यानी रेजिड्यू, ठीक है, तो उसी तरीके से जो बची हुई होती है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि सांस, एक नॉर्मल सांस, हमें सांस नॉर्मली सांस फिर हमने खींच के सांस निकाल भी दी, उसके बाद भी निकालने के बाद जो हमारे लंग्स में बच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज बिटवीन 1100 ml एंड 1200 ml। इट कांट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर, ये स्पायरोमीटर से मेजर नहीं की जा सकती। और स्पायरोमीटर क्या आ गया, स्पायरोमीटर होता है जिससे हम ब्रीदिंग रेट मेजर करते हैं, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं आईसी से डिनोट करते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना है इसको, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी। टीवी क्या था, टाइडल वॉल्यूम था, आईआरवी क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड इज डिफाइंड एज द टोटल person can inspire after a, देखिए ये रहा, defined as the total air of a person can inspire after normal expiration, यानी कि इसको बोलते हैं हम टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इनका दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। मीन्स टोटल एयर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद वो कितना इंस्पायर कर सकता है। अब आता है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज आईसी, इसी डिनोट करेंगे इसको। इसमें क्या होगा, देखो एक कॉमन बात है इसमें, देखो जो इंस्पायरेटरी वाला था उसमें हमने आईआरवी को काउंट किया था, अब जो हमारा टीवी वाला है और ईआरवी वाला होगा, क्योंकि क्या है हमारा एक्सपिरेटरी वाला है, तो इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। देखो दोनों को ना बहुत अच्छे तरीके से याद करने का तरीका है, कैसे है, इंस्पायरेटरी में तो क्या कर दो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो इंस्पायर की हुई एयर है, और जो एक्सपिरेटरी में क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो क्या करते हैं, एक्सेल यानी कि निकालते हैं, उसको बोलते हैं। अब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये क्या होती है, देखिए इसने बोला है कि FRC इट इज ERV प्लस RV एंड डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी कि जो वॉल्यूम रहा है लंग्स के अंदर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल सांस निकालने के बाद जो हमारे लंग्स के अंदर जो टोटल एयर रही है उसको क्या बोलेंगे, हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहेंगे। अब आता है वाइटल कैपेसिटी, इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीदिंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइटल कैपेसिटी, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है किसका, एयर का, ठीक है, जो कि ब्रीदिंग इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, हमने खींच के सांस निकाल दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे खींच के सांस निकाल दिया हमने, तो सांस निकालने के बाद जो हमने जो एक्सेल कर दिया ना फोर्सिबल, उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो क्या करेगा, ब्रीद इन करेगा, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इट इज ऑल्सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीड आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम रह गया जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रीद आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद हम जो कि निकालते हैं। अब आता है एक हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इसमें क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी में TLC डिनोट करेंगे, इट इज द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी
एंड रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि क्या होता है, ये टोटल होता है किस किस का होता है टोटल, ये वाइटल कैपेसिटी का और रेजिडुअल कैपेसिटी का, जिसको हम बोलते हैं आरसी। ठीक है, ये था टोटल लंग कैपेसिटी। आगे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।